जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन की बात की थी, यानी कि कोई भी सूत्र व सिद्धांत, सूत्र व संबंध तभी सही होता है जब उसके सभी भागों की विमाएं समान होती हैं। ये इस सिद्धांत को अपन हिंदी में अगर बोलें तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? समान विमाओं का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? समान विमाओं का सिद्धांत। समान विमाओं का सिद्धांत। अच्छा, क्या बता रहा था मैं अभी? कोई भी संबंध, कोई भी सूत्र व संबंध, संबंध से मेरा मतलब है समीकरण, भौतिक रूप से, भौतिक तय या भौतिक रूप से तभी सही होता है, सही होता है जबकि उसके सभी भागों की विमा, सभी भागों की विमाएं, सभी भागों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। सभी भागों की विमाएं समान होती हैं। इससे हम क्या कहते हैं? समान विमाओं का सिद्धांत। इससे हम समान विमाओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन कहते हैं। समान विमाओं का सिद्धांत, है ना? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक समीकरण ले लिया, S बराबर, एक एग्जाम्पल ले लेना अपन, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक समान त्वरित गति का दूसरा समीकरण है। अब ये समीकरण भौतिक रूप से सही है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके सभी भागों की विमाएं, तो इसमें जो तीन भाग हैं एस, यूटी और हाफ ए टी स्क्वायर, तो तीनों भागों की हम विमाएं देखते हैं, है ना? तो सबसे पहले जो एस है, भाग जो एस है, दूरी जिसका मात्रक क्या होता है, ये जो भाग है, ये भाग है दूरी, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस भाग की जो विमा आ गई, इस भाग की जो विमा आ गई वो आ गई अपनी एल। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन चलते हैं, दूसरा जो भाग है यू टी, यू यहाँ पे क्या है? प्रारंभिक वेग है, और टी क्या है? समय है। तो इसका जो वेग का तो मात्रक हो गया माई टी है, मीटर बटे सेकेंड, इनटू समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो देखो, अब विमा की अगर अपन बात करेंगे तो मीटर बटे सेकंड यानी कि एल टी माइनस 1। ठीक है, और सेकंड की अगर बात करेंगे तो ये आ गया टी। तो इस भाग की विमा अगर हम देखेंगे तो क्या आ गई? अपनी एल। ठीक है, इस भाग की भी विमा क्या आ गई? एल। ठीक, अच्छा, अब थर्ड भाग कौन सा है अपना? हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, हाफ ये नंबर है, नंबर डायमेंशन लेस होते हैं, यानी विमा रहित होते हैं। ए क्या है? अपना त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इनटू टी स्क्वायर यानी समय का स्क्वायर, तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर। तो इस वाले त्वरण की विमा हो गई एल टी माइनस 2
और इनटू समय स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर t-2 हट गया तो फिर क्या बच गया, एल। यानी कि सभी भागों की विमाएं क्या हैं, समान है। सभी, इस वाले जो भाग है इसकी भी विमा एल आ रही है, और इस वाले भाग की भी विमा एल आ रही है, और इस वाले भाग की भी विमा एल आ रही है। तो सभी भागों की विमाएं क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं। अतः यह समीकरण भौतिकतः सही है। सभी भागों की विमाएं क्या है, समान है। अतः यह समीकरण भौतिकतः या भौतिक रूप से क्या है, भौतिकतः सही है। तो अगर सभी भागों की विमाएं समान आती हैं तो वो समीकरण भौतिक रूप से क्या होता है, सही होता है। इसे हम बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन, यानी कि समान विमाओं का सिद्धांत। अब अपन आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सेकंड एप्लीकेशन की अगर बात करता हूं मैं, कौन सी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि किसी राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। मात्रक पद्धति को परिवर्तित करना, मात्रक पद्धति में परिवर्तन। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये भी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट बताया था कि किसी भी भौतिक राशि की विमा उसकी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। जब हम किसी भौतिक राशि के मापन की विमा को परिवर्तित करते हैं तो उसका मात्रक और उसके परिमाण में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी मात्रा और विमा समान बनी रहती है। किसी भौतिक राशि की विमा, किसी भौतिक राशि की विमाएं उसकी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। जब किसी भौतिक राशि के मापन से, जब किसी भौतिक राशि के मापन में मात्रक पद्धति का परिवर्तन होता है, मात्रक पद्धति
जब किसी भौतिक राशि के मापन में मात्रक पद्धति परिवर्तित होती है या जब किसी भौतिक राशि के मापन में मात्रक पद्धति में परिवर्तन होता है, मात्रक पद्धति में परिवर्तन होता है, तब मात्रक पद्धति में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, मात्रक पद्धति में परिवर्तन होता है तो उस भौतिक राशि का परिमाण और मात्रक तो परिवर्तित होता है, लेकिन उसकी मात्रा और उसकी विमा समान बनी रहती है। तब उस राशि के परिमाण व मात्रक में क्या होता है, परिवर्तन होता है, मात्रक में परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी मात्रा और विमा क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है या अपरिवर्तित रहती है। विमाएं समान या अपरिवर्तित रहती है। अच्छा, इसका जो यूज है वो मैंने आपको बता रखा है, फॉर्मूला और बता देता हूं मैं। जो क्वांटिटी है Q1 इज इक्वल टू क्या, Q2। अब जैसे देखो यहाँ हमने कोई भौतिक राशि ले ली, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है ना, वो मान लो मैंने मेजर किया 2 किलोग्राम। अब इसी राशि और इस राशि 2 किलोग्राम जो राशि का मापन है, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, है ना, M1 M2, अब इसको मैं लिख दूं क्या, 2000 ग्राम, है ना। तो आप देख रहे हो कि दोनों जो राशियां हैं M1 वो बराबर है काय के M2 के, यानी कि 2 किलोग्राम जो है वो काय के बराबर है, 2000 ग्राम के बराबर है। और इनकी जो विमाएं हैं, अगर मैं इसकी विमा देखता हूं तो वो भी M है, और इसकी विमा देखता हूं तो वो भी क्या है, M है। तो विमाएं समान, क्वांटिटी समान, क्या चीज बदली, परिमाण बदल गया, 2 है 2000 हो गया, और मात्रक बदल गया, किलोग्राम से ग्राम हो गया, है ना। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर हम इसका सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, अगर इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो वो हो गया Q1 इज इक्वल टू क्या, Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2। तो ये Q1 जो है N1U1, और ये लिख देता हूं मैं N2U2। ये संबंध मैं पहले आपको करा चुका हूं, है ना। देखो N1U1 और N2U2। अब मान लो U2, अब अगर अपन को N2 निकालना है, N2 और N1 गिवन है, तो ये हो जाएगा U1 अपॉन U2। अच्छा, U1 किसी एक मात्रक पद्धति की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या लिख दे रहा हूँ, U1, है ना। U1 अपन क्या मान ले रहे हैं U1 हम ले रहे हैं क्या, M1 अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं U1 कोई क्वांटिटी ले ले रहा हूं, Q1, है ना, N1U1, ठीक। अच्छा, N1 उसका परिमाण है, U1 क्या है, U1 उसका मात्रक है, यानी यूनिट। तो यूनिट जो है वो मैं इसकी विमा ले रहा हूं, M1A, L1B और T1C,
ठीक है, ए बी सी इनकी क्या हो गई, विमाएं हो गई। द्रव्यमान की विमा ए, लंबाई की विमा बी और समय की विमा सी ले लिए, है ना। फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, ये U1 देखो, Q1 हमारी वो राशि, N1 उसका परिमाण, U1 उसकी क्या है, U1 उसकी यूनिट हो गई, ठीक। और यूनिट का ये हमने उसकी मात्रा की क्या बना दी, विमा। अब ऐसे Q2, ये Q2 हो गया N2 U2 और N2 और U2, तो U2 में लिख दे रहा हूँ M2 A, L2 B और T2 C। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर इनकी विमाएं, तो अभी आप क्या बता रहे थे, विमाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उस राशि के परिमाण और मात्रक तो परिवर्तित होते हैं, परिमाण और मात्रक तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन मात्रा और विमा अपरिवर्तित रहती है। तो देखो, विमा मैंने यहाँ पर द्रव्यमान की विमा ए ली है, लंबाई की विमा बी ली है और समय की विमा क्या ली है, सी ली है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान की विमा ए है, लंबाई की विमा बी और समय की विमा क्या है, सी है। अब हम दोनों की मात्रा क्या कर देंगे, समान कर देंगे। अब हम इनकी मात्राएं क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। तो मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू क्या कर दिया, Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, N1 U1 और इसकी वैल्यू क्या है, N2 U2। तो N2 जो है वो अपना क्या आ गया, N2 आ गया N1 और U1 अपॉन U2। तो माय डियर U1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूं, N1 ये अपना आ रहा है ना, इसको मैं लिख दूंगा पहले। तो N1 और U1 क्या है अपना, M1 A, L1 B और T1 C, है ना। और इधर ए U2 की वैल्यू क्या है, U2 क्या है अपना, M1 M2 A, L2 B और T2 C। तो अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो M1 की पावर A और M2 की पावर A, तो होल पावर A हो जाएगी। तो ये हमारा आ गया N2 इज इक्वल टू N1 और यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, M1 अपॉन M2, इसकी होल पावर अपनी कितनी हो गई, A इंटू L1 अपॉन L2, इसकी होल पावर कितनी होगी माय डियर B, और T1 अपॉन T2 और इसकी होल पावर माय डियर कितनी हो गई, C, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर ले लेगा, है ना, यहाँ दिखाई नहीं देगा तो मैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ N2 इज इक्वल टू N1 और ये हो गया M1 अपॉन M2, इसकी होल पावर कितनी है, A, है ना। और इधर L1 अपॉन L2, इसकी होल पावर कितनी है, B, और T1 अपॉन T2, इसकी होल पावर कितनी है, C। तो ये अपना बन गया फॉर्मूला, है ना। N2 यानी कि एक राशि को एक मात्रक पद्धति से काय में ले जाने के लिए दूसरी मात्रक पद्धति में ले जाने के लिए अपना ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये मैं इसको बॉक्स में ले ले रहा हूँ। तो अब इस फॉर्मूले का यूज अपन एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, है ना। ये वैल्यू थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, ये मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। ये था अपना N1 और यहाँ पे हमने लगाया था U1 की वैल्यू अपनी कितनी थी, M1 A, L1 B और T1 था C। ये तो हमने U1 की वैल्यू लगाई थी, अपॉन U2 की वैल्यू क्या थी, M2 A, L2 B और T2 C, ये वैल्यू थी, है ना। फिर मैंने क्या किया था, इन M1 और M2 की होल पावर A कर दी
और L1 अपॉन L2 की होल पावर b कर दी और T1 अपॉन T2 की होल पावर क्या कर दी, c कर दी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन क्या ले रखा है, सार्वत्रिक नियतांक g 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है। इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात कीजिए। ये MKS में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लो। जो g की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमेंशन और लिख दो यहाँ पे माय डियर। तो ये न्यूटन जो होता है ml/t-2 ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के लिए यहाँ क्या आ गया, L स्क्वायर, ठीक है, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन बन गई वो हो गई तुम्हारी कितनी, m-1 L3 और t-2। अब चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1 और इधर था M1 अपॉन M2 की पावर a और L1 अपॉन L2 की पावर b, पावर यानी कि विमा, और T1 अपॉन T2 की विमा थी c, ठीक है। यस, तो अब N2 और N1 की जो वैल्यू है वो हमें दी है। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी दी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अच्छा, M1 L1 T1 MKS पद्धति में यानी कि किलोग्राम, और M2 L2 T2 CGS पद्धति में ग्राम। अच्छा, इसकी जो विमा है A, तो A की जो वैल्यू है वो हमें दी है -1, इसीलिए मैंने पहले विमा निकाल ली है ना। अब L1 मीटर और L2 का है में सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये जो B है, B की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है कितनी, 3, और इंटू T1 सेकंड और T2 भी काय में आ गया सेकंड में, और ये जो पावर दे रखी है -2 यानी कि C की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यहाँ पे किसी एक पद्धति को चेंज कर दे रहे हैं। देखो ये जो MKS है इसको CGS में चेंज कर दे रहा हूँ। तो किलोग्राम के अगर ग्राम बनाऊंगा तो 1000 हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, और इसकी जो पावर चल रही है वो है होल पावर। इसकी कितनी होल पावर है इसकी, -1। अच्छा, ऐसे ही इधर देखो मीटर के क्या बना दिए, सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गए अपॉन सेंटीमीटर, और इसकी होल पावर हो गई 3, और यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, इसकी होल पावर है -2। तो ये जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये 10 की पावर हो गया -3। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 10 की पावर हो गया -3। जो पावर्स होती हैं उनको अपन गुणा कर देते हैं। ये 10 की पावर हो गया 6, और इधर ये हो गया 1। तो ये -3 और माइनस ये 14 हो गए, तो ये 10 की घात -14, -14 में से 6 जाएंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और इसका मात्रक देखो बेटा चेंज हो जाएगा। CGS में इसका मात्रक हो जाएगा डाइन, इंटू मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रति किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम का स्क्वायर। तो ये हमारा G जो है वो चेंज हो गया MKS से, और किस पद्धति में आ गया है, CGS पद्धति में। तो इसे आप नोट कर लेंगे। मुझे लग रहा है शायद ये अब प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, एक और एप्लीकेशन बता देता हूँ, थर्ड, यानी कि राशियों में संबंध ज्ञात करना, रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, डिड्यूसिंग
relation among the physical given physical quantity दी गई राशियों में संबंध ज्ञात करना। कौन सी विधि से? विमीय संबंध। दी गई राशियों में विमीय संबंध ज्ञात करना, है ना। तो इसका एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेस पे ही मैं आपको ये समझा दूंगा, है ना। तो हमें देखो क्या क्वेश्चन दिया है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहां सबसे पहली चीज जो रिलेशन बनाएंगे, संबंध, है ना। तो हमारा जो आवर्तकाल है t, वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पे, है ना, और लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पे। तो इसकी a ले रहे हैं पावर, इसकी b और इसकी पावर c, है ना। यहाँ समानुपाती स्थिरांक ले रहे हैं तो t इज इक्वल टू हो गया k m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, समीकरण 1। यहाँ k क्या है? यहाँ पे k विमाहीन समानुपाती स्थिरांक है। विमाहीन समानुपाती क्या है? स्थिरांक या नियतांक। ठीक है। अच्छा, अब हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में विमा रख देंगे। तो इधर आ गई समय की विमा t, और राइट साइड में अगर अपन चलेंगे k हमारा विमाहीन है और m, इसकी विमा m ही हो जाएगी, a, l इसकी विमा l हो जाएगी, b और g गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा होती है Lt-2 और इस पर हमारी पावर कितनी है? c। तो राइट लेफ्ट साइड में अगर अपन देखेंगे तो m0, l0 और t1 है ना। और राइट साइड में अगर अपन देखेंगे तो m की पावर हो गई अपनी a, ये होल पावर अंदर ले लो, l की पावर b और यहाँ l की पावर c, तो l की पावर हो गई b प्लस c और t की पावर इसको अंदर लेंगे तो -2c। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विमाएं हैं, विमाओं जो इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन अकॉर्डिंग काय के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनेशन लगा देते हैं तो दोनों तरफ विमाएं क्या होनी चाहिए? दोनों पक्षों की विमाएं समान करने पर, तो समान करने पर अगर अपन देखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं, तो यहाँ m की विमा a है, यहाँ m की विमा 0 है, तो a आ गया अपना 0। ठीक है। अच्छा, b प्लस c 0, b प्लस c क्या हो गया? 0 और t की पावर -2c और t की पावर 1 है,
तो जो 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए अपनी 0 है, यहाँ से c आ गया -1/2। अच्छा, c की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो b -1/2 इज 0, तो b आ गया अपना 1/2। तो ये तीनों वैल्यू आ गई ए बी सी। अब समीकरण 1 से अगर अपन देखेंगे तो t बराबर क्या है, t बराबर है अपना k m की पावर a, m की पावर a, a की वैल्यू क्या है अपनी 0, l की पावर b, b की वैल्यू क्या है 1/2 और g की पावर c यानी कि -1/2 वैल्यू रख दी। तो t इज इक्वल टू आ गया k, m हट गया, m की पावर 0, 1 हो गया है ना, k आ गया और ये l, इसको मैं लिख सकता हूँ l/g, इसकी होल पावर कितनी 1/2। तो ये अपना फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया t इज इक्वल टू k √L/g और t जो है, k जो है वो 2π होता है। देखो अगर इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, √L/g। तो ये फॉर्मूला अपना बन गया, ठीक है। इसको अगर तुम आगे लिखना चाहो तो ये 2π वाला टर्म लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी अपने लिए सफिशियंट है ना। तो ये रिलेशन आ गया। अब देखो वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो मैं यहीं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आगे अपन इस वीडियो से आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इसके अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।